एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। लेकिन माफी चाहूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, इसलिए वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। कभी वीडियो 5 दिन में आ रहा है, कभी 7 दिन में आ रहा है, कभी 10 दिन भी लग रहे हैं। तो इस चीज के लिए माफी चाहूंगी, ठीक है। यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। उससे रिलेटेड एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, यानी कि एजुकेशन सब्जेक्ट में, सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात करी हूँ। उसमें पेपर 2 की तैयारी हम कर रहे हैं, जो 10 यूनिट आपकी दी गई है। तो एजुकेशन सब्जेक्ट में जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज है। अब जब हम एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एजुकेशन में कौन से बच्चे आते हैं, यानी कि वो बच्चे आते हैं जो एमए एजुकेशन करके आए हैं या एमएड करके आए हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये सीरीज है, क्योंकि वही सिलेबस होता है, लेकिन जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपके नेट के अकॉर्डिंग रहेंगे। यानी कि एजुकेशन सब्जेक्ट में जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी यूनिट वाइज प्रिपरेशन यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, और आज का हमारा टॉपिक है दयानंद दर्शन। अब पहली यूनिट का सिलेबस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस मैं हर वीडियो में साथ साथ इंक्लूड करती हूँ, ताकि क्लैरिटी रहे। क्या क्या हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, उससे पहले फिलॉसफी एजुकेशन, ठीक है। और इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का क्लास, मतलब जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आपके 5 दिए गए हैं, जिसमें ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों को मिलाकर सांख्य, योग, वेदांत, तो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंतर्गत आएंगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म अनऑर्थोडॉक्स स्कूल में आएंगे। तो ये 5 की 5 फिलॉसफीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो पहला आपका सब टॉपिक है, ठीक है, यानी कि ये जो स्टार आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 2 सब टॉपिक बचे हुए हैं, एक है दयानंद दर्शन और दूसरा है इस्लामिक ट्रेडिशंस, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दयानंद दर्शन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की, तो दयानंद दर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं जाते। कभी कभार 1-2 क्वेश्चंस आ जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की, तो सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहां से आपको फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपके सिलेबस में है तो हम बिल्कुल करेंगे, और डिटेल में ही मैंने वीडियो बनाया है, विद एमसीक्यूज बनाया है। एमसीक्यूज मैंने वो इंक्लूड किए हैं जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो पीवाईक्यूज यानी कि जो पहले आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, उनको इंक्लूड किया है, जो नेट में भी आ चुके हैं, किसी अदर टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले जिनके द्वारा ये दर्शन दिया गया है, दयानंद दर्शन, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये फिलॉसफी दी गई। उनकी अपनी फिलॉसफी है, ठीक है, उन्होंने अपने फिलॉसफिकल व्यूज को इंक्लूड किया है, तो इसलिए इसको कहा गया है दयानंद दर्शन, यानी कि उनका अपना दर्शन है, ये उनकी अपनी फिलॉसफी है। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन, मतलब नाम क्या था उनका? मूल शंकर नाम था। दयानंद सरस्वती बाद में पढ़ा है, पहले उनका नाम था मूल शंकर। उनका जन्म, यानी कि वो एक इंडियन फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर, प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसफर थे, यानी कि एक महान भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824, टंकारा एक जगह है गुजरात में, ब्राह्मण फैमिली में, यानी कि ब्राह्मण फैमिली में गुजरात के टंकारा नामक जगह पर 12 फरवरी 1824 में उनका जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 8, यानी कि जब वो 8 साल के थे, तो उनका उपनयन संस्कार हुआ था। यानी कि वो एक ब्राह्मण फैमिली से रिलेट करते थे, ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तो उनका उपनयन सेरेमनी, यानी कि उपनयन संस्कार 8 साल की उम्र में हुआ था। तो देखिए, उपनयन सेरेमनी जो है, मतलब जो ये अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, तो चारों वर्ण में अलग अलग एज में होती थी। तो ब्राह्मण वर्ग के जो बच्चे होते थे, जो बॉयज होते थे, तो उनका 8 साल की उम्र में ये संस्कार होता था, ये सेरेमनी होती थी। और जो वैश्य वर्ग के जो बच्चे थे, वर्ण के जो बच्चे थे, उनका 12 साल में ये उपनयन संस्कार होता था। इसी तरह क्षत्रिय के बच्चे होते थे, उनका अलग एज में होता था, ठीक है। इस सेरेमनी का मतलब क्या है? इनिशिएशन टू एजुकेशन एंड वैदिक लाइफ, यानी कि जिससे वे वैदिक अध्ययन और ब्रह्मचर्य जीवन में प्रविष्ट हुए थे, ठीक है। यानी कि ये सेरेमनी होने के बाद उनकी जो वैदिक लाइफ थी और जो उनका एजुकेशन वाला पार्ट था, वो स्टार्ट हुआ था, यानी कि एजुकेशन में उन्होंने प्रवेश किया था, ब्रह्मचर्य जीवन और वैदिक अध्ययन में वो प्रविष्ट हुए थे। His teachings and philosophy are compiled in the famous work सत्यार्थ प्रकाश। उनकी एक बहुत फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ का मतलब सत्य, प्रकाश का मतलब लाइट, तो इसका मीनिंग क्या है? द लाइट ऑफ द ट्रूथ, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने अपनी जो भी टीचिंग्स, जो भी उनकी फिलॉसफी, जो भी उनके विचार थे, उसको उन्होंने उस बुक में इंक्लूड किया है। बहुत ही, मेरे पास इवन रखी हुई है, हालांकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन बहुत बड़ी, मेरे पापा आर्य समाजी थे,
तो वो बुक मेरे पास आज भी रखी हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे उसको पढ़ना चाहिए। मैं पक्का उसको स्टडी करूंगी डिटेल में। ज्यादा उनके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है क्योंकि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्य समाज से ही है। According to Swami Dayanand, man is neither body nor mind nor sense organs. He is the soul. ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि भाई मनुष्य न तो शरीर है, न मन है, न ही इंद्रियां हैं, वह सिर्फ एक आत्मा है। ठीक है, मैन इज इसेंशियली अ सोल एंड द वन इनकंपेरेबल सुप्रीम स्पिरिट इज द इटर्नल विटनेस। यानी कि मनुष्य मूल से क्या है, आत्मा। उसको सिर्फ मनुष्य को उन्होंने एक सोल के रूप में देखा है और परमात्मा ही सबका साक्षी है। ये उनका मानना था कि भाई ना तो जो आदमी है वो नीदर बॉडी नोर माइंड नोर सेंस ऑर्गन्स, ना ही शरीर है, ना ही मन है, ना ही इंद्रिय है, बल्कि एक आत्मा है और परमात्मा ही उसका एक इटर्नल विटनेस है। परमात्मा ही सबका साक्षी है। ही बिलीव दैट द सोल इज द रियल कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। यानी कि उनका मानना था कि जो आत्मा है वही बंधन और मुक्ति, यानी कि बॉन्डेज और लिबरेशन दोनों का कारण आत्मा है। अब व्यक्ति जो है थ्रू नॉलेज एंड एक्शन, यानी कि ज्ञान और कर्म के द्वारा जो आत्मा है वो लिबरेशन को अटेन कर सकती है, फ्रीडम को अटेन कर सकती है। ये उनका मानना था। ठीक है, अब स्वामी दयानंद सरस्वती किस चीज पर इंफोसाइज करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ योगा, यानी कि योगाभ्यास करना चाहिए, दूसरों को टीच करना चाहिए, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। किसके थ्रू, राइटियस मीन्स, यानी कि सत्कर्मों से अपने ज्ञान में वृद्धि करना, स्ट्रिक्ट मोरल कंडक्ट, यानी कि जो नैतिक आचरण है उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है। प्रैक्टिस ऑफ योगा, टीचिंग अदर्स, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू राइटियस मीन्स एंड स्ट्रिक्ट मोरल कंडक्ट, इन सारी चीजों पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। अमंग द कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन फिलोसफर्स, यानी कि उनके टाइम के जो फिलोसफर्स थे, उनके कॉन्टेम्पोरेरी जो थे, तो उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती को सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रैशनलिस्ट माना गया है। यानी कि सबसे बड़े तर्कवादी थे वो, किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेते थे। ठीक है, उसके प्रॉस और कौन क्या रहेंगे उस चीज को एनालाइज करने के बाद ही स्वीकार करते थे। तो अपने टाइम के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट रैशनलिस्ट थे वो। ठीक है, वाइल ही हैड इमंस फेथ इन द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स, भाई वो वेदास में बिलीव करते थे। उन्होंने एक नारा भी दिया है, बैक टू वेदास। ठीक है, वेदों की तरफ लौटो। इसके अलावा किसी भी चीज को, मैंने बताया ना, ही नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग ब्लाइंडली, मतलब बिल्कुल एकदम ब्लाइंडली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते थे। उसको एनालाइज करते थे कि भाई इसके क्या प्रॉज हैं, क्या कौन है, उसके बाद ही वो उसको मतलब तर्क वितर्क करने के बाद ही किसी चीज को स्वीकार करते थे। दस हिज फिलॉसफी हैज अ ब्लेंड ऑफ रैशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, भाई वो स्पिरिचुअल भी थे। ठीक है, वेदांत में वो बिलीव करते थे और ग्रेटेस्ट रैशनलिस्ट भी थे। तो उनकी जो फिलॉसफी है वो दोनों का मिक्सचर है, ब्लैंड है, रैशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी का ब्लैंड है। दोनों धार्मिकता और तार्किकता दोनों का सुंदर संगम उनकी फिलॉसफी में दिखाई देगा। ही वॉज बोथ अ रैशनलिस्ट एंड अ बिलीवर इन वेदास एंड गॉड, क्योंकि वो रैशनलिस्ट भी थे और गॉड और वेदास में बिलीव भी करते थे। स्वामी दयानंद डेवलप्ड हिज ओन एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल फिलॉसफी बेस्ड ऑन ट्रूथ, मोरलिटी, डिसिप्लिन एंड वैदिक विजडम विच बिकेम द फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक भी थे। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो उनकी जो फिलॉसफी थी, उन्होंने अपना दर्शन डेवलप किया, यानी कि स्वामी दयानंद उन्होंने अपना एजुकेशनल और स्पिरिचुअल फिलॉसफी को डेवलप किया, जो किस चीज पर बेस्ड थी, ट्रूथ, मोरलिटी, डिसिप्लिन और वैदिक विजडम पर बेस्ड थी। इसलिए इसको दयानंद दर्शन कहा गया, यानी कि उनकी अपनी खुद की फिलॉसफी थी। ठीक है, और उसमें किस चीज पर फोकस किया गया है, ट्रूथ, मोरलिटी, डिसिप्लिन और वैदिक विजडम। अब उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि भाई उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं। ठीक है, उनका क्या की कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद, एजुकेशन हैज 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एजुकेशन में 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ राइट नॉलेज, यानी कि राइट नॉलेज, कल्टीवेशन ऑफ कल्चर, जो कल्चर को कल्टीवेट करे, इंक्रीज इन रिलीजियसिटी, यानी कि धार्मिकता को जो इंक्रीज करे, इनहेंसमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जो कि सेल्फ कंट्रोल को इनहेंस करे, लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, जो अज्ञानता से लिबरेशन की तरफ लेकर जाए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग एजुकेशन में ये 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, इनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, प्रोविजन ऑफ राइट नॉलेज, कल्टीवेशन ऑफ कल्चर, इंक्रीज इन रिलीजियसिटी, इनहेंसमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस। ठीक है, उनका मानना था कि भी बिना एजुकेशन के मनुष्य
मनुष्य सिर्फ नाम का ही मनुष्य है। ये एक लाइन भी है जो कोटेड है, ठीक है, कि व्यक्ति बिना एजुकेशन के सिर्फ नाम का ही मनुष्य है। तो एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों की भलाई भी करे, ठीक है, राइट नॉलेज इंपार्ट करे, कल्चर को कल्टीवेट करे, धार्मिकता को इंक्रीज करे, सेल्फ कंट्रोल को इनहेंस करे, और जो अज्ञानता से लिबरेशन की तरफ लेकर जाए। ये यहाँ पर मीनिंग ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये 5 एम्स भी हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात भी वो करते हैं अपनी मतलब एजुकेशनल फिलॉसफी में। उनका मानना है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग के लिए। तो उनका क्या मानना था कि भी बच्चे को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए। यानी कि रिवॉर्ड क्या करता है, कोई भी बच्चा जो अच्छा व्यवहार करता है तो उसको टाइम टू टाइम जब रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उसका गुड बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, वो दोबारा से उस चीज को रिपीट करेगा। पनिशमेंट क्या करता है, बैड हैबिट्स को डिस्करेज करता है। यानी कि बच्चे ने कोई गलती की, अगर उसको पनिशमेंट दिया गया तो दोबारा से वो दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो पनिशमेंट है वो ओरल होना चाहिए, फिजिकल पनिशमेंट, यानी कि मार पीट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ओरल पनिशमेंट बच्चे को दिया जाना चाहिए, उसकी बात ही करते हैं। मोरलिटी पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, मोरल कंडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। फोकस ऑन वर्च्यूज एंड रिमूवल ऑफ विक्स, यानी कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि भाई सद्गुणों का विकास करना और दुर्गुणों को दूर करना है। पेरेंट्स और टीचर, यानी कि मोरल एजुकेशन के लिए वो मानते हैं कि भी पेरेंट्स और टीचर दोनों का जो हाई मतलब उनको हाई मोरल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चा ज्यादातर या तो घर में रहता है, स्कूल में रहता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स का अहम रोल है बच्चे में मोरलिटी को डेवलप करने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का भी रोल वो मानते हैं कि क्योंकि किसी भी बच्चे के जो माता पिता हैं वो राइटियस और एजुकेटेड हैं, यानी कि धर्मनिष्ठ भी और शिक्षित भी है, तो वो परिवार धन्य है जहां पर माता पिता धर्मनिष्ठ और शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। क्योंकि बच्चे के पहला टीचर माता पिता ही होता है, द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, मतलब माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। तो वो बच्चा बहुत ब्लेस्ड होगा जिसके माता पिता राइटियस और एजुकेटेड हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर्स। देखिए पेरेंट्स का भी रोल इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसके साथ साथ टीचर्स का भी रोल इंपॉर्टेंट मानते हैं। यानी कि टीचर कैसा होना चाहिए, लर्न मोरल एंड डिवोटेड होना चाहिए, यानी कि विद्वान होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, और अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए। उसका जो कंडक्ट है वो मोरल होना चाहिए, क्योंकि अगर उस बच्चे को वो क्या मोरलिटी इंपार्ट करेगा, जब बच्चा जो है टीचर के व्यवहार से ज्यादा सीखता है। तो बच्चा टीचर कैसा मतलब लर्न होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेटेड मतलब विद्वान होना चाहिए, उसको आना चाहिए, अपने सब्जेक्ट की फुल नॉलेज उसको होनी चाहिए, मोरल कंडक्ट उसका होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति उसमें डिवोशन की भावना होनी चाहिए। और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन फादर और सन की तरह वो बात करते हैं, ये क्योंकि वो वेदास में बिलीव करते हैं। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यही कहा गया है कि भाई गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो फादर और सन की तरह होना चाहिए। अब टीचर का रोल क्या रहेगा, इसके अलावा उन्होंने टीचर की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, भाई टीचर का क्वालिफिकेशन या टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसकी भी बात वो करते हैं कि भाई टीचर लेजी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, प्रेज और इंसल्ट से अनअफेक्टेड होना चाहिए, धर्म में विश्वास करने वाला होना चाहिए, ठीक है, इंद्रिय सुख से परे होना चाहिए, शुड पॉजेस गुड मेमोरी एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि चीजों को एनालाइज करके बच्चों को समझाए, ठीक है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज एक टीचर में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दयानंद दर्शन। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचर टॉट इंटरेक्शन, यानी कि शिक्षक और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। तो उनका मानना है कि भी टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंस्पिरेशन पर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि टीचर्स टाइम टू टाइम बच्चों को इंस्पायर करे, उनको प्रेरित करे, मोटिवेट करे, ठीक है, और उन कि जो आपसी संबंध है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना चाहिए। भाई टीचर को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये नहीं कि टीचर सिर्फ बच्चों को डरा धमका के रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंस्पिरेशन पर बेस्ड होना चाहिए। टीचर टीचेस वर्च्यूज लाइक ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, यानी कि जो टीचर है वो बच्चों में इस तरह के जो वर्च्यूज हैं, इस तरह के जो गुण हैं उनको विकसित करे, ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस। स्टूडेंट शुड डेवलप डिसिप्लिन, कामनेस एंड रिस्पेक्ट, यानी कि स्टूडेंट भी मतलब स्टूडेंट का भी रोल उन्होंने बताया है कि बच्चा भी डिसिप्लिन होना चाहिए, काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति उसमें रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए, ठीक है। करिकुलम की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए उन्होंने करिकुलम की बात की, क्योंकि विमेन एजुकेशन पर उन्होंने बहुत ज्यादा इंफसाइज किया है, ठीक है। तो वाइड करिकुलम की बात करते हैं, यानी कि करिकुलम जर्नल करिकुलम होना चाहिए सभी वर्णांश के लिए, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वहां पर भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो उनका मानना है कि करिकुलम जो वर्ण 4 वर्ण की बात की गई है, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो सभी के लिए जनरल करिकुलम होना चाहिए विद स्पेशल स्टडीज पर वर्ना, मतलब कुछ उनके अकॉर्डिंग, जैसे वैश्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल स्टडीज हो गई, या ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ अलग से, ठीक है, अलग से स्पेशल स्टडीज का प्रावधान हो सकता है, लेकिन जनरल करिकुलम होना चाहिए। ओनली लॉजिकल एंड मीनिंगफुल टेक्स्ट शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि उसमें लॉजिकल और मीनिंगफुल टेक्स्ट इंक्लूड होना चाहिए, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की बात की है, यानी कि सिर्फ बच्चों के लिए ही डिसिप्लिन की बात नहीं की, उनका मानना है कि भी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चाहे टीचर हो या बच्चा हो, अगर रूल को ब्रेक करता है तो वो मतलब नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों को पनिश किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, ठीक है। तो दोनों के लिए डिसिप्लिन की बात उन्होंने की कि दोनों डिसिप्लिन होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो उन्होंने 3 चीजों पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है कि भी एजुकेशन फॉर परफेक्शन, मल्टी साइडेड करिकुलम, ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म, ठीक है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस पर भाई, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो परफेक्शन की तरफ लेकर जाए, पूर्णता के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, बॉडी माइंड और सोल, ठीक है। और हाई मोरल स्टैंडर्ड्स वर एक्सपेक्टेड, यानी कि हाई मोरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। मल्टी साइडेड करिकुलम की बात करते हैं क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सभी तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म की बात करते हैं क्योंकि अपने टाइम के वो सबसे बड़े रैशनलिस्ट थे, यानी कि कोई भी चीज विदाउट तर्क वितर्क के स्वीकार नहीं करनी चाहिए, उसके प्रॉज और कौन को देखते हुए ही किसी भी चीज को एनालाइज करने के बाद उसको स्वीकार करना है, ठीक है। ह्यूमनिज्म की भी बात करते हैं क्योंकि उनका वेदांत में बहुत ज्यादा बिलीव था, क्योंकि वेदों की वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने सुपरस्टिशियंस को रिजेक्ट किया है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, साइंटिफिक थिंकिंग को उन्होंने प्रमोट किया, किसी भी चीज को मतलब साइंटिफिक तरीके से देखना है, ठीक है। जो सुपरस्टिशियंस में बिलीव करते हैं, अंधविश्वास वगैरह इस तरह की मूर्ति पूजा या अंधविश्वास किसी में भी, वो उनको उन सारी चीजों को वो रिजेक्ट करते हैं। गिव रिस्पेक्ट टू वेदास, वेदास को रिस्पेक्ट देते हैं, बट इंस्टेड ऑन लॉजिक एंड रैशनल थिंकिंग, यानी कि किसी भी चीज को आप स्वीकार तभी कीजिए जो लॉजिकली सही हो, ठीक है। रैशनल थिंकिंग और लॉजिक की बात वो करते हैं। तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन फॉर परफेक्शन, मल्टी साइडेड करिकुलम, ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म, इसकी बात वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दयानंद दर्शन का टॉपिक खत्म होता है, लेकिन इस टॉपिक को कंपाइल करके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दी कि भाई आपका पेपर नियर बाय है, तो आप सिर्फ इस स्लाइड को भी देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी पढ़ जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा अगर कोई आ जाता है तो, क्योंकि माइंड में चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो मेन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आप कह सकते हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फाउंडर थे वो आर्य समाज के, 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। उनका नारा क्या था, बैक टू द वेदास, ठीक है, प्रमोटेड द आइडिया, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, इसकी बात कौन करते हैं, तो दयानंद सरस्वती करते हैं। प्रमोटेड वैदिक एजुकेशन थ्रू डीएवी स्कूल्स, उन्होंने वैदिक एजुकेशन को प्रमोट किया है, किसके थ्रू, डीएवी स्कूल्स। हर जगह ऑल इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा डीएवी स्कूल्स की फुल फॉर्म, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ठीक है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला डीएवी स्कूल कब ओपन हुआ था, तो 1886 में लाहौर में हुआ था। मेजर राइटिंग्स, तो सत्यार्थ प्रकाश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा संस्कार विधि और ऋग्वेद भाष्य, ये भी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, इनकी बुक्स हैं, ठीक है, रचनाएं हैं। बिलीवर इन मोनोथिज्म, यानी कि वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। वर्शिप ऑफ वन फॉर्मलेस गॉड, निर्गुण ईश्वर की उपासना पर उन्होंने फोकस किया है। वन फॉर्मलेस गॉड की बात वो करते हैं, उसकी उपासना करने पर फोकस करते थे। ओपोस्ट आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है। इस्टेब्लिश परोपकारिणी सभा, ठीक है, यानी कि 1882-83 में परोपकारिणी सभा को इस्टेब्लिश किया था। किस लिए किया गया था, एक तरह से उनका प्रकाशन हाउस था, पब्लिशिंग हाउस कह सकते हैं, कि भी उनकी जो भी टीचिंग थी उनको प्रचार और प्रसार करने के लिए, ठीक है, उनका प्रकाशन करने के लिए, मतलब उनको पब्लिश करने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए सभा स्थापित की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। कौन सी, परोपकारिणी सभा। बिलीव्ड इन चक्राधिपत्य, यानी कि उनका जो विश्वास किसमें था, चक्राधिपत्य। चक्राधिपत्य का मतलब है वन गवर्नमेंट फॉर द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही शासन व्यवस्था की अवधारणा होनी चाहिए, ये उनका मानना था। तो उनसे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कवर कर सकते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पहले किसी ना किसी, यानी कि नेट में भी पूछे गए हैं और किसी अदर टीचिंग एग्जाम में भी पूछे गए हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
स्वामी दयानंद सरस्वती emphasized which concept in religious and educational reforms, यानी कि रिलीजियस और एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शिक्षा में सुधार के लिए, धर्म और शिक्षा में सुधार के लिए किस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने emphasize किया था? आइडियल वर्शिप, बैक टू कुरान, बैक टू द वेदास, मॉडर्न साइंस। तो किसकी बात करते हैं? बैक टू वेदास, ठीक है, वेदों की तरफ लौटो, वेदास का नारा उन्होंने दिया था, बैक टू वेदास। Which book is authored by Swami Dayanand Saraswati that outlines his educational and social philosophy, यानी कि जो उनकी टीचिंग से रिलेटेड है, उनकी एजुकेशनल और सोशल फिलॉसफी की एक प्रकार से आउटलाइन है। तो कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीतांजलि, सत्यार्थ प्रकाश या ब्रह्मसूत्र? ठीक है, तो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, द लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस बुक है जो उनके द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। गीतांजलि आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर की है। और ब्रह्मसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, ये हम पढ़ चुके हैं वेदांत फिलॉसफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The first DAV school was established in which year and city? भाई कौन से ईयर में, कौन सी सिटी में इस्टेब्लिश हुआ था DAV स्कूल? तो 1886 में लाहौर में। ये हम कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद एजुकेशन शुड एम एट, भाई एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए? इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड परफेक्शन, स्पेशलाइजेशन इन साइंसेस। तो वो परफेक्शन की बात करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट वाज स्वामी दयानंद व्यू ऑन आइडियल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा पर उनके क्या विचार थे? तो वो सपोर्ट करते थे, रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है या मॉडर्न साइंस के साथ लिंक किया है? तो कौन सा होगा? भाई मूर्ति पूजा को उन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती वाज अ रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, रैशनलिस्ट एंड वैदिक स्कॉलर। तो क्या थे? वो बहुत बड़े रैशनलिस्ट और वैदिक स्कॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्वामी दयानंद फाउंडेड टू पब्लिश एंड प्रोपोगेट हिज व्यूज, यानी कि उनका पब्लिशिंग हाउस पूछा गया है कि जहां पर उनके विचार पब्लिश होते थे उनको फैलाया जाता था। तो वो कौन सा पब्लिशिंग हाउस था? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? ब्रह्मो सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, परोपकारिणी सभा या वेदांत सोसाइटी? तो कौन सी थी? परोपकारिणी सभा थी। 1882-83 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उनके जो भी मतलब जो भी उनकी टीचिंग्स थी उनको प्रकाशित करने के लिए, उनको पब्लिश करने के लिए और उनके विचारों को प्रोपोगेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दयानंद व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड मदर टंग पर्शियन। तो क्या होना चाहिए? मदर टंग और संस्कृत की बात वो करते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखिए, हमने दयानंद दर्शन पढ़ा तो वहां पर नहीं पढ़ पाया, तो कुछ चीजें क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को पता चल जाती हैं, तो क्वेश्चन साथ साथ जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद हु आर द फर्स्ट टीचर्स? देखिए एक की बात नहीं किया, टीचर की बात नहीं किया। टीचर पूछा जाता तो हम सिर्फ पेरेंट्स की बात करते कि पहला गुरु सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, लेकिन टीचर्स की बात की गई है। पहले टीचर्स कौन से होते हैं? गुरु ओनली, स्टेट एंड सोसाइटी, पेरेंट्स एंड टीचर्स, पीयर्स एंड मीडिया। तो कौन होते हैं? पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि दो की बात की गई। भाई पेरेंट्स तो पहला, माता पिता पहले गुरु होते हैं, इसके अलावा टीचर्स भी, दो की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट स्वामी दयानंद कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती के एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करती है? एजुकेशन फॉर लाइवलीहुड, education for perfection and spiritual upliftment, education to promote colonial administration, education for religious conversion। तो किसकी बात करते हैं? परफेक्शन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में दयानंद दर्शन को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा, साथ में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगली वीडियो में हम इस्लामिक फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर सेशंस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव मटेरियल लाने की कोशिश करते हैं।